हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर, जो हमारा पेपर टू कॉमर्स स्पेशलाइजेशन है या बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट सब्जेक्ट की आप बात करें, तो मैं आज आपके साथ ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपके साथ पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 के सेशंस डिलीवर करती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की। कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स मैनेजमेंट के सेम है तो आप वो पढ़ सकते हैं। कौन से टॉपिक सेम है ये आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि जब भी आप मेरे सेशन में आते हैं और मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो आप जरूर सिलेबस को लेके बैठिए। ठीक है, तो आज हम कॉमर्स के पेपर के लिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और हमने कहाँ पर पढ़ा है। तो जैसे कि हम कॉमर्स वाले हैं, तो अगर आप कौन सी भी सिटी से है और मैं मुंबई से हूँ तो मुझे हमेशा ये ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि मुंबई में हमने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा है। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो ये हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम या 12th स्टैंडर्ड से हमारी शुरुआत होती है। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बीएमएस, फर्स्ट ईयर बैफ के स्टूडेंट्स को अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ाया है, कॉमर्स वन टॉपिक पढ़ाया है, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है या कुछ पोर्शन ये सिमिलर है मार्केटिंग का, तो ये वहां पर सब पर कवर होता है। आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आप कोई भी ये बिजनेस रिलेटेड रेफरेंस बुक को रेफर कर सकते हैं, बट एक बेसिक नॉलेज हमको पता होनी चाहिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जैसे कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट, जस्ट अगर आप इन्वायरमेंट वर्ड यूज करो तो आपका वातावरण रहता है। ठीक है, और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने रिसर्च पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिसर्च पेपर डिस्कस किया और मैंने उसमें ये भी बताया कि हमारी ग्रोथ के लिए हमें वैसा एकेडमिक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो हमारी ग्रोथ को पॉजिटिव करे। तो जब हम ये इतने फ्रीक्वेंटली, इतने कैजुअली इन्वायरमेंट वर्ड यूज करते हैं तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है और ये बिजनेस एनवायरमेंट क्या डिफरेंस है। तो अगर आज मैं अपनी इन्वायरमेंट की बात करूं तो अगर आप मुंबई में है तो आपको पता होगा सुबह बारिश हो रही थी, अब धूप निकली हुई है, थोड़े टाइम बाद थोड़ा अच्छा क्लाइमेट हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमारा इन्वायरमेंट है। इतनी गर्मी हो रही है या फिर कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर फ्लडिंग हो रही है, कहीं पर हीट वेव चल रही है, तो ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट। और जब हम कॉमर्स में आ जाते हैं तो हम सब कुछ उसको बिजनेस से जोड़ देते हैं। तो अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस or factors that influence the working of a business firm. I'll repeat. Business environment consists of all the internal and external forces or factors that influence the working of a business firm. इसका मतलब हम internal और external factors दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप एक डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, इसमें टोटलिटी में अगर हम बात करें तो सारे वो कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंस आ जाते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हर चीज बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर आज की आपने न्यूज देखी होगी तो वॉशिंग मशीन के बारे आया है। वॉशिंग मशीन के बारे क्या आया है कि आजकल कंपनीज को 9 kg वाली वॉशिंग मशीन बनानी पड़ रही। अब उसका रीजन क्या है कि वीकेंड्स पर लोग कपड़े धो रहे। ठीक है, लोगों के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, घर पर सब लोग वर्किंग है, तो उनको वीकेंड में ही टाइम मिलता है, जो कि फॉरेन का ट्रेंड है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो हफ्ते में एक ही बार आप कपड़े धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो आपको बड़ी मशीन चाहिए। सो दिस इज बिजनेस एनवायरमेंट, यस इट इज। दिस इज मार्केटिंग, यस इट इज। क्योंकि अब मेरी कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरी कस्टमर को क्या नीड्स है, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट मार्केट सर्वे करते हैं। ठीक है, तो हमेशा रीसेंट अवेयरनेस क्या मार्केट में चल रहा है वो आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं अभी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। ठीक है, नेचर उसकी डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब तुरंत चेंज होता था। अभी जैसे मैंने आपको बात की 9 kg की वॉशिंग मशीन की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 और 7 किलो वाली वॉशिंग मशीन की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूस प्रेफरेंस, टेस्ट बदलते रहते हैं लोगों के। ठीक है, अभी हो सकता है कोई लोग आइसक्रीम पसंद करे, समझ में कोई कह रहे हो कि डायबिटीज है तो उनको हेल्थ कॉन्शियस वाली आइसक्रीम चाहिए। तो ये सारी चीजें जो रेगुलरली चेंज होती रहती है, फैशन चेंज हो जाता है, तो ये होता है डायनेमिक इन नेचर। फिर मैं बोलूं बिजनेस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, अब माइक्रो कुछ फैक्टर्स है, कुछ मैक्रो फैक्टर्स है। अगर मैं माइक्रो फैक्टर्स की बात करूं, क्या वो कंट्रोलेबल है, क्या वो अनकंट्रोलेबल है? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमको पता होनी चाहिए। अब माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जो
जिसका कह सकते हैं डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट होता है, ठीक है। और मैक्रो फैक्टर्स में बोलूंगी जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, हम इसको भी डिटेल में बाद में स्टडी करें। फिर मैं अगर बात करूँ एक और फीचर की, तो देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स हमेशा रहेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रहेंगे, ठीक है, जो आपके हाथ में रहेंगे, जैसे मशीनरी, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, ओके। और अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं, तो ये आज हम पढ़ने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये क्या ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस से सेपरेबल है? हम बिल्कुल भी नहीं, इनसेपरेबल रहता है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब अगर आप मैं कोका कोला की बात करूं, तो कोका कोला का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? ठीक है, वो किससे बनती है? पानी से। तो क्या कोका कोला जब इतना पानी यूज करे, कोका कोला का फर्ज नहीं बनता कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे? तो होता है। तो अगर आप कोका कोला के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा वो जाकर वहां पर ट्रीज भी प्लांट करते हैं, ठीक है, मतलब सीड लेके प्लांट भी करते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि मुंबई में मेट्रो मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए ट्रीज को कट किया जा रहा है, तो वो ओकेजनली ये भी देखते हैं कि हम जितने ट्रीज कट करें हम उसको रीप्लांट करते जाए, ओके। फिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तुरंत मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, जैसे अब चैट जीपीटी आ गए, कितने लोगों की जॉब्स अगर चैट जीपीटी और एआई की वजह से चले जा चुके हैं। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमको नुकसान दे सकता है, ठीक है। फिर ये क्रिएट करते अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया, जो लोग चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज कर रहे, और आप कहीं पर काम करते थे, वहां पर आपको मशीन ने रिप्लेस कर दिया, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। तो कहीं पर अपॉर्चुनिटीज है, कहीं पर थ्रेट्स है, ठीक है। रिएक्टिव प्रोएक्टिव डिसीजंस। अब रिएक्टिव क्या होता है? किसी को देख के कुछ करना। प्रोएक्टिव मतलब आपने पहल की, जैसे ही समर आ गई एक आइसक्रीम के साथ एक आइसक्रीम, ठीक है। तो ये किसी ने पहल की तो इसको बोलते प्रोएक्टिव, और किसी ने देख के क्या तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव, ठीक है। फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स होती है। स्ट्रेंथ्स क्या होती है? जिसको हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं हमेशा नेट सेट के गाइडेंस सेशंस में बोलती हूँ, आप मेरी स्ट्रेटेजी पर काम मत करिए, मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट पता है, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट पसंद, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को और इंप्रूव करूंगी, इतना इंप्रूव करूंगी कि कल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए मेरा 2 मार्क्स का नुकसान नहीं, क्योंकि मुझे फाइनेंस नहीं आता, मैं फाइनेंस के बदले अपने मार्केटिंग थ्योरी टॉपिक्स पर मेहनत करूं। सो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय स्ट्रेंथ। तो यू ऑलवेज हैव टू कंसोलिडेट योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू ऑलवेज कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर अगर मैं वीकनेस की बात करूं, अब हमारी वीकनेस क्या है? एग्जामिनेशन का, जैसे मैं बोलती हूँ, पेपर टू प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी 10 क्वेश्चंस मार्केटिंग के आएंगे, कभी 10 क्वेश्चंस लॉ के आएंगे, कभी 5 क्वेश्चंस फाइनेंस के आएंगे, कभी 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पर आएंगे। सो दिस इज समथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी वीकनेस है, बट ये जो मेरे हाथ में नहीं है, हाउ टू वरी अबाउट इट। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जितनी जल्दी अपनी वीकनेस, जैसे मुझे लगता है मुझे फाइनेंस पर भी मेहनत करनी, सो आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, ओके। मुझे लगता है मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन भी करके जाना चाहिए, भले वो मुझे नहीं आता, तो मैं अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करूंगी और उस पर मेहनत करना स्टार्ट करूंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? पेपर हमारे फेवर में आ गया, ठीक है, हमें पेपर पसंद आ गया, या फिर क्वेश्चन पेपर इतना इजी था, हम जो पढ़ के गए थे वह। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो सपोज आपका कॉम्पिटिटर का बिजनेस शट डाउन हो गया, तो आपको तो वो बेनिफिट आने वाला है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो लोग उनके पास जा रहे थे अब आपके पास आएगी। बट आपको ये कैसे पता लगता है? जब आप मार्केट में रहते हो, आप मार्केट को स्टडी करते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, अभी आपको थ्रेट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी थ्रेट कैसे हो सकती है? जैसे कोई बिजनेस आ गया जिसके वजह से मेरे बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट हो रही है, तो ये सब थ्रेट होती है, ठीक है। तो ये मेन होते हैं हमारे इंपॉर्टेंस। फिर हमको प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, हमारे बिजनेस की कॉर्पोरेट इमेज हो, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप है बिजनेस और एनवायरनमेंट की? यस। कैसे है? जैसे अब मैं आपको बोलूं, नेचुरल एनवायरनमेंट, हम कितने रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम सस्टेनेबिलिटी करें? नो, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देखिए, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस भी है, और पेपर 1 में अगर हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट नंबर 9 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमको सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर अब मैं आपको बोलूं बिजनेस और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का कुछ रिलेशन है, तो डेफिनेटली है, बट वो रिलेशन क्या है और कैसे? वो जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, मुंबई में गणपति बप्पा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो हमको पता है उस टाइम घी,
मोदक, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है, फ्लावर्स, पूजा की थाली, आरती, ठीक है, फिर डीजे, डिस्को एंड ऑल, जो भी गाने लगते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, क्योंकि इट इज अ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मुंबई, जिसको देख देख के ऑल ओवर इंडिया गणपति बापा को लाया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के विसर्जन कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो इफेक्टिंग ना कहीं ना कहीं। तो ये हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है बिजनेस में। तो जब हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप होती है बिजनेस से, ठीक है। अगर अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये भी मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। बट सबसे पहले अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बात करें क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। मैं मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं, माइक्रो कौन सा होता है एनवायरनमेंट, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। तो फिलहाल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। मैक्रो में क्या आ जाएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ फर्म, ठीक है। अब ये मैक्रो क्यों बोलते हैं इसको और माइक्रो को माइक्रो क्यों बोलते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप मेरा कोई सेशन देख रहे हैं, आप अपने साथ अपनी बुक और एक पेन डायरी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। आज हम पेपर टू पर यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये कहाँ पर हम पढ़ सकते हैं टॉपिक्स को, कौन सी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, और हमने कहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी होगी तो हमें नॉलेज हो जाए। अब ये बहुत सारे टाइप्स की इन्वायरमेंट है जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और मैंने ये कहाँ से सोर्स लिया, मैंने सब अपडेट किया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हमको कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। हम कहीं किसी का कंटेंट यूज करें तो हम उसको एक्नॉलेज जरूर करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है, टास्क इन्वायरमेंट है, सोसाइटियल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब कौन से इन्वायरमेंट है, मैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करूँ, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करूँ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट की। अगर आपको इसकी कोडिंग याद है तो PESTLE, सॉरी, तो PESTLE, पी से होता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई से होता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टी से हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एल से होता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट, फिर ई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है हमारा कौन सा इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये सारे इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे और इसकी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये टॉपिक हमको सिर्फ कॉमर्स में काम नहीं आने वाला है, हमको मार्केटिंग में भी काम आएगा, ठीक है। मतलब कॉमर्स के पेपर में हमको। तो अगर अब मैं एक फैक्टर स्टार्ट करती हूँ, डेमोग्राफिक। अभी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है, याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। तो अगर आपने बुक बनाई हुई है तो लिख लीजिए तुरंत कि आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट और मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में हमारी आज नॉलेज बढ़ जाएगी, और हम मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ फर्म। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज डेमोग्राफिक, इट इज रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेंडर, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, एज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब आप जैसे कोई इनकम बेसिस पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है बहुत ब्रांडेड कार्स आती है, अब मुझे पता है लोअर इनकम ग्रुप वाले क्या वो गाड़ियां खरीद सकते हैं, नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनकम के हिसाब से देखो। अब मुझे कुछ ऐसी बुक्स बेचनी है, ठीक है, बुक्स के लिए लिटरेसी रेट होना जरूरी है, तो मैं ऐसी जगह पर जाके नहीं बेच सकती जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स को नहीं स्टडी करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा क्या प्रोडक्शन करनी है और क्या मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब गाड़ियों की मैं बात करूं तो आपको पता है कुछ गाड़ियां ऐसी जो 5 लाख के अंदर आ जाएगी, कुछ गाड़ियां ऐसी जो 15 लाख है, कुछ गाड़ियां ऐसी जो 25 लाख के। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकम डिफरेंसेस है, ओके। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आपको क्या याद रखना है, जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड है, ओके। फिर आगे चलते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा कौन सा होता है, यहाँ पर आ जाते हैं, द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एंड बिजनेस बाइंग हैबिट्स एंड देयरफॉर आल्सो कंपनी पर। अब आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा भी होने दो, अदर कंट्री में रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है, so people won't be able to buy your products, okay, then definitely your product is going to be a failure. अब कोई प्रोडक्ट्स आईफोन है वो लाखों में बिकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ 1000 रुपीज में भी नहीं बिकते, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, mainly consist of two major elements, economic conditions in the market and economic policies of the government। तो हमें को याद रखना है economic conditions और economic policies। business firm should have a good idea about the economic conditions in the market, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब जैसे हमें पता होना चाहिए कि कंट्री में लोगों के पास पैसा है, तो जब लोगों के पास पैसा है तो दिवाली रोज मना सकते हैं हम। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है पैसा है तो डिमांड होगी, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिमांड।
द फर्म्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ऐसे अभी आपको जैसे पता है कुछ भी इवेंट हो जाता है शेयर मार्केट के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। अब पैसे कंट्री में तो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमको क्या याद रखना है, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप आरबीआई की पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको चेक करना है रेपो रेट, ये सब भी तो अफेक्ट करता है ना, ईएमआई पर चीजें अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट मैं तो बात करूं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ECOLOGIC। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर। अब आपको बिजनेस चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, ठीक है, क्रूड ऑयल चाहिए, सारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं सोचते तो देयर इज इरोजन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इज पोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों आई है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया इन्वायरमेंट का। तो हम क्या रिसोर्सेज को इतना यूज करते जाए, नहीं। तो देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ द रिसोर्स। अब मैं उसके साथ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जोड़ देती हूँ। तो सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास देखिए, इस अगर आप फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं बट इसका मतलब यही नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करते जा रहे हैं। ओके अगर मैं नेक्स्ट बात करूं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी तुरंत आ रही, ठीक है। और बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा जहां पर आपने देखा होगा फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक अननोन फियर होता है कि जैसे कंप्यूटर्स आए थे 90s में, लोगों को डर लगता था हमारे जॉब चले जाएंगे। फिर अभी एआई आया तो हमें लगता है हमारे जॉब चले। तो डेफिनेटली जॉब तब जाएंगे जब हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी के लिए देखना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी से क्या होता है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, कॉस्ट भी रिडक्शन होती है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी पड़ती। अगर आप कभी बैंकिंग के बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैंकिंग का आपने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बैंकिंग वाले इतनी टेक्नोलॉजी दे रहे तो वो पैसा रिकवर कहाँ से कर रहे, हाउ दे आर एबल टू फंड दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहाँ से पैसा लाया जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए नीड फंडिंग। फिर अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंट्री का माहौल, ठीक है। कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, एजेंसीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे मैं एग्जांपल दूं जू बीच की, जू बीच क्लीन करने जाते हैं काफी लोग, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट है। अब उसमें पॉलिटिकल एंगल कैसे जुड़ सकता है, ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, फिर बहुत सारे सोशल वेलफेयर ग्रुप्स होंगे जो पुश करते हैं कि हमारे जू बीच को आप क्लीन रखें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो इसमें जुड़ जाती है। तो बिजनेस फर्म्स नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इवेंट्स, एंटिसिपेट चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अकॉर्डिंगली फ्रेम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो कंट्री में एक्सेप्टेबल है, जो कंट्री का रूल ऑफ द लॉ है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है। अब बहुत सारी चीजें, लड़कियों के कपड़ों से लेके क्या वो कंट्री में अलाउ है, ठीक है। किसी से हम पॉलिटिकल ऐसे कोई, अगर आप रेगुलरली न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता लगेगा हाउ पॉलिटिक्स, हाउ द रूल ऑफ द लैंड अफेक्ट्स द बिजनेस, ठीक है। फिर अगर मैं कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करूं, अब कल्चरल एनवायरनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊं, मुंबई में आपने देखा होगा सैटरडे को नींबू मिर्ची बिकती है, ठीक है। वो क्यों है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम नजर लगती है, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको लगता है फॉरेन में चलता होगा, नहीं चलता। तो ये हमारी सिटी का है, ठीक है। और जैसे हम तेल चढ़ाते जाके मंदिर में, तो दिस इज ऑल्सो द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। दिवाली पर हमको मिठाई खानी है, ठीक है। फिर या तो ईद पर हमको सेवैया खानी है। तो ये सारी चीजें कहाँ इफेक्ट होती है, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों की कल्चर पर, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंसर है। अब आप देखिए करवा चौथ, करवा चौथ एक नॉर्थ फेस्टिवल है बट आज वो फॉरेन में भी हो रहा है, ऑल थिंग्स टू करण जौहर है ना, एकता कपूर। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल कल्चर। तो इसमें बहुत चीजें आ जाएगी, फैमिली स्ट्रक्चर, वर्क एथिक्स। जैसे अभी बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में है तो बच्चे कहाँ रखेंगे, क्रच में जाएंगे बच्चे। तो ये सब कौन से इन्वायरमेंट, लिटरेसी, तो ये सब सोशियो कल्चर इन है। सो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट योर बिजनेस। फिर अगर मैं बात करूं लीगल इन्वायरमेंट की, तो लीगल में जैसे अभी मैंने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की आपके साथ, तो लीगल इन्वायरमेंट में आपके साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मुझे कहाँ पर लैंड लेना है, बिजनेस कैसे करना है, क्या मेरे फैक्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज में अगर वुमेन्स ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए क्रच फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, फर्स्ट एड फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर मैं कोई बिजनेस सेटअप कर रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ उसको इन्वायरमेंट को तो नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना है, कंपनी की फॉर्मेशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लॉज व्हिच डिफाइन एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइज। बिजनेस में आप जब जाते हो आपको रूल ऑफ द लैंड भी पता होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट है आपके पास, कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है,
फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है, या फिर मैं बात करूँ आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर की एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एनवायरमेंट है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट, आप जब बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में आप इंडिया से मूव करें फॉरेन, तो आपको पता होना चाहिए ना वहां पर डिमांड है। अब इंडियन साड़ी जाके आप चाइना में बेचे, कितनी बार बेच पाएगी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बनारसी साड़ी की डिमांड कहाँ पर है। फिर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की, तो फाइनेंशियल कंट्री का फाइनेंशियल क्लाइमेट कैसा है। अभी आप बहुत सारी कंट्रीज में देखेंगे कि वहां पर रिसेशन चल रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं, इनकम नहीं, खाना नहीं खा पा रहे, तो आप फाइनेंशियल आप वहां जाके डील तो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना। फिर अगर मैं एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो अब कंट्री का एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे बाहर जाके फॉरेन पढ़ रहे, कंट्री में कैसा सिचुएशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ पर मेरा कौन सा इन्वायरमेंट रहेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट, तो दैट इज इंटरनेशनल एथिकल इन्वायरमेंट। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम कभी डिस्कस करेंगे। ओके तो देखिए हमारे पास कितने सारे इन्वायरमेंट है, हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। अब हमको तो बेसिक आ गया नॉलेज, अब मैं जाके बता, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है, मार्केटिंग का कवर होगा, यहाँ पर होगा मैक्रो कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ पढ़ने जाते हो, तो नेट सेट के व्यू पॉइंट से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। अभी आज आप क्या फर्ज करेंगे, अगर मैंने आज आपको बिजनेस का मैक्रो एनवायरमेंट का ओवरव्यू दिया है, तो आज आपका क्या होमवर्क है, आप बुक लीजिए, आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे, मैक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो से माइक्रो भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, आप जाके तुरंत आज क्वेश्चन सॉल्व करें। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, दिस इज अ ओल्ड क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन मतलब 2015 या 16 का क्वेश्चन है। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है कुछ स्टेट्स में इन इंडिया में, दिस रिफ्लेक्ट्स अ प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। अभी इकोनॉमिक एनवायरमेंट की प्रॉब्लम, ये डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, ये पॉलिटिकल, लीगल या सोशल। अब आपको अगर इसका आंसर पता है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में समथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर तो लिटरेसी लेवल, इनकम लेवल की बात नहीं आ रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पॉलिटिकल लीगो मुझे समझ लगता है, तो मैं होल्ड करती हूँ। सोशियो कल्चर तो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ से कल्चर तो सोसाइटी। अब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पैसों की प्रॉब्लम, बराबर, अगर पैसे है तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल लीगल तो नहीं लगता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरा आंसर राइट है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इन शॉर्ट आपको कैसे एनालाइज करना है, तो यहाँ पर मैंने स्टडी किया डेमोग्राफिक की एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिकल लीगो, सोशियो कल्चर, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा होता कि कुछ फ्राइडे, हर फ्राइडे को हम सेलिब्रेट करते कुछ, तो आपको यूएस का कल्चर पता होगा, फ्राइडे ऑफिस का, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, तो वो सोशियो कल्चर एनवायरमेंट में आ सकता था, ठीक है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रही तो मुझे यहाँ पर देखो क्लियरली पता लगा है, प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब पॉसिबल है, हम डेवलप नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जब मैं रिसोर्सेज की बात करूंगी तो इट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑप्शन भी नहीं था, तो करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक। तो देखिए अगर आपको समझ आ रहा है कि एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अभी मैंने आज आपके साथ एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया जो आपको मार्केटिंग और बिजनेस दोनों में इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, ये किसका दूसरा नाम है। नेट में हमेशा ये याद रखिए वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे, माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे, और ये हमने मैक्रो पढ़ा, ठीक है। मैक्रो का हमने देखा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और मैक्रो एनवायरमेंट है ना मेरे हाथ में भी नहीं होता है। तो हमने बिजनेस एनवायरमेंट में एक्सटर्नल एनवायरमेंट पढ़ा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर मैंने आपको मैक्रो एनवायरमेंट पढ़ा, ठीक है। PESTLE उसकी कोडिंग है और हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास FI BCom FI BMS की बुक है तो आज आप वहां से एक बार रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग को कितना टाइम लगता है वो आपको पता है, उसके पीछे आप क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व कीजिए। और अगर आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, आप देखिए कि आज अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। मेरे चैनल पर अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए मुझे पता है यूजीसी नेट एग्जाम का प्रॉब्लम हुआ है, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रॉब्लम पर फोकस करने के बदले और प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन पर। अब जो हमारे हाथ में चीज नहीं है, तो जैसे कि मैंने सीरीज लगाई थी दिसंबर 2024 अटेम्प्ट, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड अगेन, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि देखिए जो हो गया वो हो गया, अब उसके बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट आप भी स्ट्रेस में रहोगे और खुद को भी परेशान करेंगे। तो भले अभी एग्जाम 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, हमें तो पता नहीं, बट हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। एग्जाम आज या कल तो हो ही जाएगा, बट हमें सब पता नहीं, तो हम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़े, या प्रोबेबली अभी फिर से री एग्जाम हो रहे हैं, हमें नहीं डिसीजन पता, बट हम अपनी पढ़ाई स्टॉप ना कीजिए।
जितना प्रॉब्लम पर फोकस करोगे उतना स्ट्रेस होगा। अंडरस्टैंड देयर आर समथिंग, और मैं बोलूंगी देयर आर सिचुएशंस बियॉन्ड अवर ह्यूमन कंट्रोल। तो हमारे पास अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और नोट्स लेके बैठिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाइए और तुरंत उसके सॉल्यूशंस कर सॉल्व करते जाइए। ओके, तो होप सो आप मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं, और आप मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो एग्जाम के बारे हो गया उसको मत सोचिए और तुरंत अपनी पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है। ये आपको सेशन बीकॉम के बच्चों को भी काम आएगा, बीएमएस के बच्चों को भी काम आएगा, मार्केटिंग एमबीए वालों को भी काम आएगा। तो अगर आप टीचर है और मेरा सेशन देख रहे हैं तो प्लीज अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाइम, ऑल द बेस्ट।